हम कई बार हम लोग बोलते हैं कि जो अचानक भगवान को क्या हो गया। मेरा ऐसा मानना है भगवान को अचानक कुछ नहीं हुआ। जो हमने पहाड़ों को दिया, नदियों को दिया, वो ही वो हमें लौटा। एक ट्रक के ऊपर लिखा हुआ भी है पीछे, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। पीछे ट्रकों के पीछे लिखा होता ना, उन्हें कहा तू ही कर लो जो करना, हमने तो हम जहाँ पर इन अफसरों को, इन बदमाश लोगों को छुड़ाते क्यों रहते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। 50-100 साल वाला पेड़ काट दिया और इतना का पेड़ लगा करके हम तालियां बजा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं और बड़ा प्रेशर से पानी डाल रहे हैं। ऐसे बड़ा बड़ा उसकी फोटो हो रही है, तौलिए से हाथ धो रहे हैं, उससे क्या हो देते हमें। मैं कहा साढ़ेरा साबन आई था, हाथ ही नहीं लाया, बूटा था तुसी लाता गार्डन है, मेरे कहा हाथों आई है ना। बड़े साबन लेकर के खड़े होते हैं, चिट्टा तौलिया लेके खड़े होते हैं। मैं कहा पेड़ ही इतना करे तो जो जंगल है वो हम काट रहे हैं और बाकी 20 करोड़ रुपया हम लोग प्लांटेशन में लगा रहे हैं। मैंने तो बोला मुख्यमंत्रियों के किए हुए प्लांटेशन की ही एक बार इंक्वायरी करा लो, दर्शन करा दो उनको ले जाकर के कि ये तुमने लगाए थे, हम तो तुम्हारे भी नहीं। हमारे मुखियाओं के लगाए हुए पेड़ों की रखवाली करने वाला कोई नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कोई रखवाली करने वाला नहीं है। दुख होता है कई बार कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और इतनी बड़ी डिस्कशन लगी हुई है, अधिकारी कोई है ही नहीं है, 2-4 बेचारे मित्र साढ़े बैठे हुए। अब इन्होंने क्या लिखना, लिखे भी नहीं करते, कॉपी पेंसिल भी है नहीं, मैंने लगता है इनको। अब देखो हमने इतने बढ़िया सुझाव दिया, आपने लिखे नहीं, दोबारा पता नहीं हमें याद आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों जी, कोई नहीं पूछ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी है नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वो चले गए हुए हैं। रिकॉर्ड में आ रहा है सब कुछ। अच्छा आ रहा है। मोया ने पढ़ना रिकॉर्ड है, किसने देखना रिकॉर्ड है। मोया पूछा करता है ना रिकॉर्डर। मैं कई बार सोचता हूँ यार रिकॉर्ड के लिए क्यों लड़ी जा रहे हो, जो बोल दिया वो ही जनता के पास है। किताबें कौन पढ़ी, तुमने कितनी पढ़ी 15 सालों में, बताओ मेरे को। गए कभी लाइब्रेरी के अंदर? ठीक है रिकॉर्ड है हमारा, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। आने वाली जनरेशन पढ़ेगी कि सत्ती जी ने क्या बोला। आने वाली जनरेशन पढ़ेगी जो जहाँ आना ही नहीं चाहती है। ये तो हम आप लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बोलो चुनाव लड़ना, कहते तो मुबारक पापा जाओ, आप लोग जाओ। कुछ नहीं है जो हमने अपनी सतपाल सिंह सत्ती जी। सभापति महोदय, नियम 67 के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया उसमें चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझसे पूर्व सभापति महोदय बहुत से माननीय सदस्यों ने जो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण हम सब लोगों की धन संपदा, जो उसके साथ साथ हमारे प्रदेश का जो वातावरण है, हमारी सड़कें, हमारे पुल, हमारी खड्डें, हमारे पुलियां, जो लोगों के घर, जब पशुधन, जब व्यक्तियों की जान जो जा रही है, उसके ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा की है। तो सभापति महोदय, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 महीने लोग आना पसंद करते थे, आज कोई ऐसा समय नहीं बचा इस बादल फटने की घटनाओं के कारण कि जिसको हम लोग सेफ कहें, वो चाहे मई जून महीना हो, वो चाहे साल के अन्य कोई भी महीने हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बादल फटने के कारण हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां हमारे अपने लोगों की जान जा रही है, वहां हिमाचल प्रदेश का पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारा प्रदेश सेब के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। सेब की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान इन दिनों में जो सड़कें बंद है, वो वहाँ के लोग, जैसा सुरेंद्र शौरी जी ने कहा, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, जो आजकल सब्जियों के भाव बार बार अखबार में आता है कि ज़्यादा जा रहे हैं, वो पहाड़ के अंदर जो सड़कें टूट गई, वहाँ की जो फसल है वो बर्बाद हो गई। उसके कारण प्लेन के क्षेत्र के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो जाती थी, सब्जियाँ जाती थी, उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ अब ये भी ध्यान में नहीं आ रहा है सभापति महोदय के पहाड़ के अंदर कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे नदियां इतने उफान के आएंगी, बादल फटेंगे और लोग डूब जाएंगे। और प्लेन के क्षेत्र के अंदर भी और पहाड़ के अंदर भी अब कोई भी बाढ़ की समय सीमा नहीं रही है। तो इसके बारे में हम सब लोगों को बहुत ही बड़े, जिसको हम लोग कह सकते हैं, तरीके से सोचने का विषय है। उसमें अनेकों कारण मानवीय भूल के भी है,
और अनेकों कारण प्रकृति का रौद्र रूप हम लोग देख रहे हैं, प्रकृति का भी उसमें योगदान है। लेकिन मैंने जो देखा सभापति महोदय, हमारे ऊना जिला के अंदर ये सौभाग्य रहा कि ऊना जिला का जो स्वान नदी है, बहुत बड़ी नदी जो दौलतपुर से शुरू होकर के अप टू पंजाब बॉर्डर तक जाती है, और उसके साथ साथ जो 74 ट्रिब्यूटरीज हैं, खड्डे हैं, अगर उनका चैनलाइजेशन नहीं हुआ होता तो पिछले 3 वर्षों में जितनी बारिश हुई है तो शायद ऊना सबसे ज्यादा तबाही का कारण बनता। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले महीने, यानी ये जो अपना अगस्त महीना चल रहा है, इस अगस्त महीने के अंदर जितना नुकसान ऊना के अंदर लो लाइंग एरिया के अंदर हुआ है, उतना नुकसान बुजुर्ग बोलते हैं कि इतना 1987 में भी नहीं हुआ था, 1988 में भी नहीं हुआ था। और मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड अगस्त महीने ने ऊना में बारिश में तोड़ दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन सब चीजों पे ऊना के अंदर जो नुकसान हुआ, उसमें अध्यक्ष महोदय के बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं। जो स्वान नदी का हमारा पुल, कभी जब कैरों चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने उद्घाटन किया था घालूवाल में, वो लगभग तबाही के कगार पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका 35-36 करोड़ रुपया दिया भी है दोबारा बनाने के लिए। और दूसरा पुल ऊना में रामपुर गांव का पिछले 2 वर्षों से गिरा पड़ा है। जैसा विक्रमादित्य जी ने कहा, बैली ब्रिज लगा करके वहां व्यवस्था की गई है, लेकिन इस बार बैली ब्रिज भी पिछले 15 दिन पहले 8 दिन के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि उसके नीचे से भी सारा जो मटेरियल था वो निकल गया, खड्डे इतनी आई। और उसके साथ साथ अनेकों पुलियां गिर गई। हमारे बारसड़ा का पुल वो बंद करना पड़ा आजकल, वहां पर इंडियन ऑयल टर्मिनल का डिपो है, उसकी गाड़ियां जाती थी, अब 400 गाड़ियां किसी और दूसरे एरिया से जा रही हैं, क्योंकि उसको बंद करना पड़ा। पुल को, जिसको बाढ़ आई उसके कारण उसको खार लग गई और पुल गिरने के कगार पे उसको बंद करना पड़ गया। ऐसे ही हमारे ऊना शहर के अंदर अलग अलग जगह के अंदर जो पानी घुसा, सभापति महोदय जाने का मौका मिला, लोगों का 2-2 लाख 4-4 लाख से लेके 5-5-7 लाख रुपए का लोगों का फर्नीचर तबाह हो गया, लोगों के कपड़े तबाह हो गए, लोगों के गद्दे जनी पलाइयां फूल गई। और 2 बार बारिश गई लोगों के घरों के अंदर। पहले 5-6 दिन में थोड़ा कवर किया था लोगों ने, दोबारा 4 दिन पहले फिर पानी चला गया। तो व्यक्तिगत नुकसान बहुत लोगों का हुआ। जिनका तो ऊपरी मंजिल के ऊपर मकान था वो वहां रह रहे थे, वरना लोगों ने एक दूसरे को शेल्टर दे करके कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि पड़ोसी के घर में हमें रातें गुजारनी पड़ेंगी। तो इस तरह से लोगों ने एक दूसरे का सहयोग भी किया, वो चाहे फ्रेंड्स कॉलोनी हो, वो चाहे हमारा रामपुर गांव हो, वो चाहे कुठार कला हो, कुठार खुर्द हो, जिनकौर हो, बारसड़ा हो, बहडाला हो, अपर न्याला हो। इन एरिया के अंदर स्कूलों के अंदर पानी चला गया, 2-2 फुट, 4-4 फुट, 5-5 फुट पानी चला गया। सिल्ट चली गई, अब कोई उठाने वाला, सिल्ट उठाने वाला नहीं है, तो बच्चों की वहां पर पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, क्लास लगाने को जगह नहीं है। और उसके साथ साथ हमारे ऊना शहर के अंदर जो बेसमेंट के अंदर दुकानें थी, ऐसे हमीरपुर रोड के ऊपर, अम्ब रोड के ऊपर, चाहे वो फर्नीचर हाउस थे, चाहे अन्य छोटी दुकानें थी, बड़ी दुकानें थी, परफेक्ट चॉइस का लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान ऐसा कहा गया वहां पर उन लोगों का हुआ। बहुत बड़ा स्टोर था, पानी चला गया। चावला फर्नीचर्स लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ऐसे ही गैस एजेंसी है, उनका सारा रिकॉर्ड उनका तबाह हो गया। ऐसे बहुत सी दुकानें हैं शहर के अंदर जिनके अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और गांवों के अंदर भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। 5-5, 10-10 दिन से लोग एक दूसरे के घर के अंदर रह रहे हैं। तो इन सब गांवों के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो बसदेड़ा तो हमारा ऐसा गांव है, महतपुर सड़क के किनारे नेशनल हाईवे पे आप लोग गुजरते हैं वहां से, उस गांव के अंदर भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि नाला इतना आ जाएगा। कुलदीप सिंह नाम का व्यक्ति का 10 दिन पहले वहां पर नाले में बहने के कारण मौत हो गई उसकी। यानी पानी कहां कहां आ जाए इसकी कोई कल्पना नहीं अब रही है कि कौन कहां सेफ है। तो उसके नाते सभापति महोदय, मेरा आग्रह रहेगा गवर्नमेंट से, ऊना जिला के अंदर फ्लड प्रोटेक्शन डिवीजन था गग्रेट के अंदर, वो बंद कर दिया गया। उसका चार्ज जल शक्ति विभाग के एक्शन को दिया गया है। जब उनसे बातचीत की जाती है हर साल, पिछले साल भी कुछ नुकसान हुआ था, उससे पहले भी हुआ था कि आप लोग जेसीबी लगाओ, कहीं बुलडोजर लगाओ या डोजर लगाओ, या खड का कोई
कोना टूट गया उसके अंदर लगाओ, तो उनका कहना हमारे पास कोई फंड नहीं है, हमें तो सिर्फ चार्ज मिला हुआ, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत कम आता है जितनी जरूरत है। वो अपनी जगह सही बोलते होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह से हम सब लोग इन चीजों को ध्यान में रखें कि किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं पहाड़ के हमारे भाई जितने भी बोलते हैं, जहां माननीय सदन के अंदर जितना ये बताते हैं, शायद इससे भी ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है, तो इनकी बातों को सुनकर के डर लगता है कि लोग बेचारे कहां रह रहे होंगे। अब आने वाली सर्दियों के अंदर उनके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, किसके घर में रहेंगे, ठंड में कैसे वो बचेंगे। हमने तो ऊना के अंदर देखा कि उस पानी के कारण हम नारे लोग कितने डिस्टर्ब हुए, तो इनके तो घरों के घर बह गए। जैसा सुरेंद्र जी कह रहे थे, माननीय जयराम जी ने बताया कि इनकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 500 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी का ही नुकसान हो गया, 200 करोड़ का आईपीएच का नुकसान हो गया, 1000 करोड़ के लगभग नुकसान हो गया एक ही कंस्टिट्यूंसी में। तो इन सब चीजों के ऊपर हमें गहन चिंतन करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम कई बार हम लोग बोलते हैं कि जो अचानक भगवान को क्या हो गया, मेरा ऐसा मानना है भगवान को अचानक कुछ नहीं हुआ। जो हमने पहाड़ों को दिया, नदियों को दिया, वो ही वो हमें लुटा रहे हैं, वो ही वो अपना रौद्र रूप दिखाते हुआ हम सब लोगों को सतर्क कर रहे हैं। जो हम लोगों ने नदियों के अंदर इलीगल माइनिंग जितनी हो रही है, ऊना के अंदर जो सभापति महोदय पुल गिर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहीं से हैं, मैंने बोला भी है कि ऊना के लेकर के संतोषगढ़ तक जितने पुल हैं अगले 4 सालों के अंदर वो सारे गिरेंगे, अगर जैसा वहां इलीगल माइनिंग हो रही है। अभी आपने जहां पर इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठे हैं हर्षवर्धन चौहान जी, ने प्रयास किया, ऊना में जाके मीटिंग की, मुकेश जी ने भी कई बार बोला, रैलियों में भी बोला, जनसभाओं में बोला, अधिकारियों को ऑर्डर भी दिए कि ये इलीगल माइनिंग रोको। वहां पर स्वां के अंदर कोई लैंड लीज नहीं है, मुकेश जी को भी पता, आज की डेट में कोई लैंड लीज नहीं है। लेकिन वहां पर जब पोकलैंड पकड़ी जाती है तो बड़ी चेन वाली पोकलैंड पकड़ी जाती है दूसरे प्रदेशों से आई हुई, और इतने बड़े बड़े टिप्पर पकड़े जाते हैं। और अभी आजकल तो नदियों के अंदर वैसे जहां लीज है, शायद मंत्री साहब बता सकते हैं कि आजकल बंद किया होता है, शायद 15 सितंबर तक शायद, लेकिन अभी भी 10 दिन पहले वहां पर पोकलैंड पकड़ी गई, जेसीबीयां पकड़ी गई, टिप्पर पकड़े गए, डिप्टी कमिश्नर साहब ने पकड़े, और उसके बाद कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर, क्योंकि वहां पर एकदम फोन आ जाता है कि छोड़ दो अपने आदमी। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो, जिसकी है उसकी है, वो यूथ कांग्रेस का ऊना विधानसभा का गुरजीत सिंह, उसकी पोकलैंड है, उसकी जेसीबी है, उसके टिप्पर्स है, तो वहां पर छोड़ दी गई। उसके बाद अब उसके कारण पुल जो बैठ रहे हैं, अगर आप मुकेश जी ऊना के अंदर आप नजर मारना, जो मेन रोड के पुल हैं, सबके पुलों के नीचे घराड़ पड़ गए हैं पिलरों के नीचे, क्योंकि वहां से मिट्टी जो बह करके गई उसने स्वां के जो गड्ढे किए थे उनको भरा जा करके। स्वां के अंदर 5-5, 10-10 फुट गहरे गड्ढे थे, आपका बाथू बाथरी से लेकर के संतोषगढ़, फतेहपुर, आपका नंगड़ा वगैरह, इस सारे एरिया के अंदर जो गड्ढे थे उनको उन पानी मिट्टी ने भरा, और 2-2 पिलर उनके नंगे हो गए पुलों के, और पुल बैठ गए। अब एक जगह बैली ब्रिज लगाना पड़ा, बारसड़ा के लिए भी तैयार रहे विक्रमादित्य जी, आपको लगाना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वहां पर भी गाड़ियां आना जाना बंद हो गई हैं। मुकेश जी का तो जो घालूवाड़ का पुल है मैंने बताया ही है, उसका 36 करोड़ सेंटर ने दे दिया। ऊना रामपुर वाला 16 करोड़ का एस्टीमेट स्टेट गवर्नमेंट को आया था, जैसे गवर्नमेंट के सीमित साधन है, गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया बजट में दे दिया। अब उस लाख को क्या करना क्या नहीं करना वो गवर्नमेंट देखेगी, जनता देख रही है। 12 गांव उससे कट चुके हैं, लोग घूम करके जाते हैं उस एरिया के अंदर। तो इन सब बातों को हम सब लोग जो डिसीजन लेने की जरूरत है, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। और इसके अंदर जो हमारे ज्योग्राफी के जानकार हैं या कोई अन्य पर्यावरणविद हैं, वो बताते हैं कि इसमें पेड़ काटने का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है जो पहाड़ों के अंदर हो रहा है। पेड़ अपने आप पहाड़ को पकड़ करके रखते हैं, जब अवैध कटान होता है तो उससे ध्यान में आता है कि किस तरह से उस एरिया के अंदर बाढ़ आती है। तो उसके कारण पेड़ का कभी भी जड़ नहीं हिलती है, पेड़ को काट करके हम लोग उस पहाड़ की नींव को कमजोर करते हैं। उसका मैंने उदाहरण देखा कि हमने जहां पर पहले भी चर्चा की है, चर्चाओं से कुछ निकलता नहीं है, करनी है क्योंकि शायद ये जनरल रूटीन का विषय हो गया है, हमने भी बोलना, आपने भी बोलना है। तारा देवी बीट के अंदर 400 पेड़ कटे थे आज से 15 साल पहले, हमने जहां भी बोला था, क्या हुआ उस तारा देवी बीट का। और ऐसे ही चंबा के अंदर एलमी करके एक बीट है, वहां पर भी बहुत बड़ा शोर पड़ा था, जहां पर कोई बताएगा उसका हिसाब किताब क्या हुआ, गवर्नमेंटों ने क्या किया उसमें। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय,
महोदय कि हम पीछे हम धर्मपुर के अंदर गए, हमारी ड्यूटी लगी कि वहां पर बहुत बड़ा न्यूज के अंदर आया कि पेड़ काटे गए। तो मैं और सुखराम चौधरी जी और बलबीर वर्मा जी का वहां पर पार्टी ने एक कमेटी बनाई और हम सबका दौरा हुआ। तो वहां पर हम लोगों ने देखा बहरी गांव के अंदर जाकर के, मुझे लगता है कि ऊना जिला के अंदर कभी अवैध डिपो भी ऐसे नहीं होंगे। ये अवैध डिपों की फोटो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अवैध डिपों की फोटो है, ये सारी की सारी लकड़ी की फोटो है, पूरी रिपोर्ट है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा। इसी तरह से आपको मैं इसके अंदर फोटो है जो जेसीबी पोकलैंड से टिप्परों से भर भर के ब्यास नदी के अंदर फेंकी गई हैं, पहाड़ी से फेंक दिए, ये फूट है उनके पेड़ों के। और वहां पर जो फॉरेस्ट के लोग थे उन लोगों से हम लोगों ने पूछा कि क्या ये किसी का ऑफिशियल डिपो है? उन्होंने कहा नहीं, जहां कोई ऑफिशियल डिपो नहीं है। तो हमने कहा भैया ये जो 5-7 हजार ट्रक लकड़ी के पड़े हुए हैं ये किसके हैं, ये किसने काटे हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई कार्रवाई उन्होंने इसके ऊपर नहीं की है। और इसी के साथ साथ ये ट्रकों के नंबर्स ये सारे हैं। ट्रकों के ऊपर आप लोग देखेंगे कि एक ट्रक के ऊपर लिखा हुआ भी है पीछे, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। पीछे ट्रकों के पीछे लिखा होता ना, उन्होंने कहा तू ही कर लो जो करना, हमने तो शौक से जाना है। ये ट्रक भरा हुआ आप लोग देखेंगे ये सारा। इसके आगे दूसरा ट्रक है, उसने तो थोड़ा ठीक लिखा है, अब वो कब होगा कब नहीं होगा। उस ट्रक के पीछे लिखा है बगस से डरो, डो रहे हैं लकड़ी लेकिन कह रहे हैं बग से डरो। अब किसको बोल रहे हैं? वो उन्हीं को बोल रहे होंगे जो वह लकड़ी काट के इस बेचारे ट्रक के बीच डाल रहे हैं। तो इस तरह से ट्रकों के जो वहां पर निशान हम लोगों ने देखे, इसी तरह से अध्यक्ष महोदय उन दिनों सभापति महोदय हमारी ड्यूटी लगी तो लोगों को लगा कि जो घूम रहे हैं शायद हमारे नूरपुर एरिया में भी आएंगे। मलिंदर राजन जी जहां से चले गए उनको ज्यादा जानकारी होगी, मुझे तो सिर्फ चिट्ठी आई है। उन लोगों ने लिखा कि हमारे एरिया के अंदर इंदपुर जंगल, मलाड़ी जंगल, बेहड़ी जंगल, मदोली जंगल, इस व्यक्ति का कहना यह है कि इस एरिया के अंदर कम से कम 15,000 खैर के पेड़ और चौड़ी पत्ती वाले पेड़ लोकल स्टाफ के आशीर्वाद से सहयोग से काटे गए हैं। उसने तो इसके अंदर उन ठेकेदारों के नाम, उन अफसरों के नाम, और उसने जहां तक बोला इनकी गाड़ियां पूछो कहां से आई जो फॉर्च्यूनर इन्होंने ली है, इनका फलां जगह पे मकान है वो कहां से बना, और इनका जो होटल बना वो कहां से बना। अगर ये सारी चीजें उन्होंने लिखा हुआ लास्ट में कि जो हमने चिट्ठी उपायुक्त धर्मशाला, पुलिस अधीक्षक विजिलेंस, प्रधान अरण्यपाल शिमला, ऐसे ही अलग अलग जगह पे हम लोगों ने भेजी है। मुझे लगता है इसके बीच भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई होगी, इसके बीच कोई इंक्वायरी नहीं हुई होगी। ऐसे ही आप लोगों ने इस बाढ़ के दिनों के अंदर देखा होगा, एक दिन बहुत बड़ी फोटो आई अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, नेशनल लेवल पे हमने जब शाम को खबर लगाई तो ध्यान में आ रहा था कि आपका पंडोह का जो डैम है पूरा लकड़ी से भर गया। तो हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन हैं उनका बयान आया कि लकड़ी काटी नहीं गई है, जो बारिश से रुड़ करके आ गई है, इसके अंदर कटी हुई लकड़ी कोई नहीं है। आजकल आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया का ये सब, लोगों ने 1 मिनट के अंदर फोटो खींची शतीरियों के, उन्होंने कहा कि ये लकड़ी क्या काटी हुई नहीं है क्या, शतीरियां किसकी है। जब नेशनल न्यूज बन गई, मीडिया के अंदर आ गया, तो होना चाहिए था कि उस लकड़ी को हम लोग निकालते, जो दोषी उनको हम लोग पकड़ते। लेकिन हमने क्या किया कि तीसरे दिन फिर खबर आई कि जो पंडोह के फ्लड गेट्स को खोल दिए गए और सारी की सारी लकड़ी ब्यास नदी के अंदर करोड़ों रुपए की बहा दी गई। अब हम किसको बताते हैं किसका रिश्तेदार है? कोई आपका कोई काम आने वाले व्यक्ति नहीं है, ये किसी के काम नहीं आते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंटों की बदनामी कराते हैं। गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये लोग पैसा कमाते हैं और उसके अंदर बदनाम करते हैं, उसके बाद किसी का कोई सहयोग नहीं होता। मुझे तो आज तक 20 साल से समझ नहीं आया कि हम जहां पर इन अफसरों को, इन बदमाश लोगों को छुड़ाते क्यों रहते हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैं नहीं समझ पाया इस फार्मूले को कौन सा फार्मूला है। भैया वो लकड़ी आई और वहां पर गई, और मैंने देखा है एक बार जब पिछले साल बाढ़ आई थी तो थुनाग में भी लकड़ी आई, तो उस लकड़ी को पकड़ा गया, उसकी सेल की गई, 35 लाख रुपया डिपार्टमेंट ने उसका कमाया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, केस हुआ। करना चाहिए हम लोगों को। थुनाग जा कौन से एरिया का था, उसी के साथ न्यूज लगाई थी अखबार ने कि ये रुड़ा दी गई लकड़ी, बहा दी गई। लेकिन पिछली बार थुनाग में आया था, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था, लकड़ी पकड़ी और उसकी सेल की और 35 लाख रुपया गवर्नमेंट के खाते के अंदर आया। तो उस लकड़ी का कम से कम हम लोग पैसे ले लेते। तो ये जो लकड़ी है, ये जो पहाड़ है, हम लोग लकड़ी को छुड़ाने वाले को, जो अवैध कब्जे को छुड़ाने वाले से
आप लोगों को वोट मिल सकता है, लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप नहीं आप रोक सकते हैं। इसके कारण प्रकृति नहीं हमें माफ करेगी कभी भी। तो उसके कारण आज उन्ना के अंदर जब हम लोगों ने देखा कि इतना खड्डे नाले आ गए, उसमें दूसरा सभापति महोदय ये विषय है, पहाड़ का कटान का विषय है, नदियों नालों के अंदर मकान होटल बनाने का विषय है। हमने भी देखा कई बार होटलों के नाम ही ऐसे हैं, रिवर व्यू, जिस वेला रुड़ दे रड़ांदे गवर्नमेंट नहीं आई। गवर्नमेंट कितों आनी, बंदे तो पहुंच गए पहाड़ा डैम रुड़ करके, तो कहां से गवर्नमेंट आएगी भी? नदियों के किनारे कोई ना कोई तो रूल बनाना चाहिए हम लोगों को, ताकि किसी भी चीफ मिनिस्टर को इस awkward स्थिति का सामना ना करना पड़े, किसी भी गवर्नमेंट को बदनामी ना झेलनी पड़े। और मैंने ये देखा अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, उन्ना जिला के अंदर क्या सब जगह के अंदर अवैध कॉलोनियों के ढेर लगे हुए हैं, अवैध कॉलोनियों के ढेर लगे हुए हैं। जो वाटर लॉक्ड एरिया थे, जो सारे एरिया पानी खड़े होने वाले एरिया थे, उन सब के अंदर कॉलोनियां बना दी। अब बाहर के लोग बेचारे कर्मचारी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर होते हैं, वहां नौकरी करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बचा होता है, बेचारे प्लॉट ले लेते हैं, वहीं पर मकान बना लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि जहां पानी है, नदी है, और जब ऐसी बाढ़ आती है तो हम आप सब लोगों के साथ लोग लड़ाई करते हैं, बैठते हैं, गवर्नमेंट्स को गालियां देते हैं। वो अपनी जगह सही होते हैं, उनको इतना दुख लगता है, ये काम तो हमने रोकना है। मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर हम लोग इन सभी चीजों की स्टडी बचपन के अंदर लोगों को कराएंगे, कॉलेज स्कूलों के अंदर कराएंगे। ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैं रिकॉर्ड ले रहा था, 70 कॉलेजों के अंदर ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ही नहीं है रोहित जी, पता ही नहीं है उनको सिस्मिक जोन कौन सा होता है, जो उसके साथ साथ हम लोग डिजास्टर प्रोन एरिया कौन सा है, अब किसी को पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। हो सकता है कल को हम में से भी कोई होटल ऐसे नदी के किनारे बना ले कि बढ़िया टूरिस्ट आएगा, थोड़ा नदी के पानी में पाम डुबोएगा, लाड़ी के साथ बैठेगा, आनंद लेगा वहां पर, तो उसके बाद जब बाढ़ आएगी तो ना होटल बचेगा, ना लाड़ी बचती है वहां पर, ना टूरिस्ट बचता है। यानी किस तरह के हम होटल ऐसे ऐसे बना रहे हैं। मनाली रिजॉर्ट मैंने कुल्लू के अंदर देखा, स्पेन रिजॉर्ट मैंने देखा, नहीं तो आपको पता होगा, आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है। चलो भगवान करे सब लोग ठीक रहे, लेकिन मेरा ऐसा कहना है चौधरी साहब के स्पेन रिजॉर्ट कहाँ है, आपने देखा होगा स्पेन, मुकेश जी वहां पर गए होंगे, वो एक बड़े नेता का है, वो किसी के ए के नेता बी के नेता, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं उसमें नहीं जाना। जब थोड़ा पानी बहता तो अच्छा लगता है, नदी के किनारे घर भी अच्छा लगता है, नाले के किनारे घर भी अच्छा लगता है, मैं इसमें, क्योंकि पानी बात ही ऐसी, कहीं तालाब देखे तो कितना अच्छा लगता है आजकल हमें, क्योंकि तालाब खत्म हो गए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्या हम लोग रूल नहीं बना सकते कि भैया इस एरिया के अंदर ये चीज नहीं बनेगी। वो व्यक्ति बोलता मेरी लैंड है, तेरी लैंड है, भैया तेरी लैंड है तो तेरे को भी हम लोग डूबने नहीं देंगे ना, तेरी जान है तो तेरी जान को हम लोग, अगर तू छलांग लगाता तो लोग पकड़ते हैं ना पीछे से कि भैया आत्महत्या मत कर, जान तो उसी की होती है। तो हम लोग मकान बनाने के लिए कोई ना कोई रूल बनाए वहां पर। और मैंने उन्ना के अंदर देखा लोगों ने क्या किया कि पुलियों के सामने जमीन ले ली बड़े लोगों ने, उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उन सारी पुलियों को लोगों ने बंद कर दिया, प्रभावशाली लोगों ने। हम लोग कैसा रूल नहीं बना सकते हैं कि वहां का जेई, वहां का एसडीओ, वहां का एक्शन, वहां का एससी इसके लिए जिम्मेवार होगा। जिसके टाइम पर ये होगा, जब हम ऐसा रूल बनाएंगे तो भाई साहब वो किसी को भी नहीं बनाने देगा, वो कहेगा मेरी नौकरी पे खतरा है, तू चाहे करा ले चीफ मिनिस्टर से फोन, मैंने नहीं बनाने देना तेरे को। लेकिन होता ही कुछ नहीं है। उन्होंने डंगे लगा दिए, अपना पूरा प्लॉट बना दिया, चारदीवारी मार दी, और पिछले 4000 कनाल के जमीन के अंदर पानी खड़ा हुआ, उसकी पूरी बेचारे की आलू की फसल, उसकी पूरी बेचारे की मक्की की फसल, उसका पूरा धान सड़ गया वहां पर, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। और हम लोग जाते हैं, हम लोग मिलते हैं उनसे, और मिल करके हम लोग आ जाते हैं, फोटो खींच लेते हैं, 4 दिन बाद फिर हम लोग अपने और काम में लग जाते हैं, वो लोग बेचारे परेशान होते हैं। तो क्या हम ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते हैं जिसमें स्थानीय अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार हो? इसी तरह से हमारे एरिया के अंदर जो इस तरह का नुकसान हो रहा है, क्या उसके लिए हम सब लोग एक ऐसा डिटेल, कोई ऐसी टास्क फोर्स, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो इन सारी चीजों को जानते हैं, उन सब चीजों के बातों के थ्रू हम लोग क्या कोई ऐसा सर्वे हिमाचल का नहीं करवा सकते हैं? ठीक है, आपसे लोग नाराज होंगे, थोड़े बहुत हम सबसे नाराज होंगे। हम सब का देखो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, 2 ही पार्टियां हैं जहां पर दोनों पार्टियां अगर किसी बात के ऊपर सहमत हो जाए तो मुझे लगता है प्रदेश को सुधारा जा सकता है। जहां तीसरा गंदमंद नहीं है, जो कई प्रदेशों के अंदर ऐसे पड़ जाता है कई बार, जहां लोग 2 नेशनल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके कारण हम सब लोग इसमें समझौता कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने दूसरा पक्ष देखा कि इन दिनों सभापति महोदय उन्ना के अंदर किसी भी नाले की डिसिल्टिंग नहीं हुई,
उन्ना नगर परिषद भंग कर दी कि जी नगर निगम बनानी, 1 साल पहले नगर परिषद भंग कर दी। और नगर परिषद फिर नगर निगम का कोई ऑन ही नहीं कर रहा है कि वहां पर करना क्या है। एडीसी साहब है, उनको चार्ज दिया हुआ कमिश्नर का, वो भागदौड़ करते हैं। डीसी साहब है, वो भागदौड़ करते हैं, जाते हैं, लेकिन उनके पास अन्य चार्ज भी है, मेन पोस्ट तो उनकी अन्य है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या, जब मई जून महीना हमारे पास होता है, जब हम दीपावली से पहले अपने घरों की सफाई करते हैं, तो क्या हम लोग जून के बाद जो जुलाई और अगस्त महीना आना है रेनी सीजन का, इससे पहले नदियों की क्या डीसिल्टिंग नहीं कर सकते हैं? क्या इसका कोई रूल नहीं बना सकते हम कि हर साल इन नदियों की साइंटिफिक डीसिल्टिंग होगी, जिससे गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा? अभी कई खड्डे सभापति महोदय, उसमें इतना पानी आ गया, इतनी उसमें मटीरियल आ गया है, वो अवैध तो लोग उठाएंगे उसको, उद्योग मंत्री महोदय, अगर आप उसकी अपने ईमानदार अधिकारियों के थ्रू, मैं ईमानदार शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जो बेईमान उन्ना में बैठे हैं उनके थ्रू नहीं, अगर आप ईमानदार अधिकारियों के थ्रू उसकी, मुझे लगता है कि आप बोली लगाएंगे कि इसमें से इतने फुट रेता उठाया जा सकता है, इतने फुट पत्थर उठाया जा सकता है, तो आपके खजाने में पैसा भी आएगा, गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा, लोगों को मटेरियल भी मिलेगा और डीसिल्टिंग भी होगी। वरना लोग तो उठाएंगे ही उठाएंगे। फिर वो पोकलैंड से उठाते हैं, उसको मैनुअली अलाउ करें हम लोग कि भैया तुम लोग मैनुअली उठाएंगे, पोकलैंड जेसीबी नदी सभा के अंदर नहीं जाएगी, वरना तेरी लीज भी कैंसिल हो जाएगी और तेरा ट्रैक्टर भी जब्त होगा, तेरी पोकलैंड भी जब्त होगी और इतना जुर्माना होगा, इतनी सजा होगी। तो मैं कहता हूं इतना मटेरियल खड्डों के अंदर आया है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे, वहां ना हम लोग लीज देंगे, तो अवैध काम करने वाले जो बाहर से लोग आते हैं वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसके नाते सभापति महोदय, मैं तो गवर्नमेंट से यही आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग बिल्डिंग के बारे में भी सोचें, बिल्डिंग कितनी बढ़नी है, कहां बढ़नी है, किस तरह की बिल्डिंग बढ़नी है। पहाड़ी का भी कोई ना कोई सीमा तो होगी बाहर लेने की, वो बता सकते हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं, किस पहाड़ी के ऊपर कितने मकान बन सकते हैं। हजारों टन माल के मकान हम लोग पहाड़ों के ऊपर बना रहे हैं। हम वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर बका रहे हैं, तो यानी नीचे को ही बिल्डिंगें धस गई, 2-2, 3-3 फुट जमीन के अंदर ही धस गई। उसके कारण इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत है, और सिर्फ डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर डिसीजन लेने की जरूरत है। डिसीजन ही नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, ताकि हम आप सब लोग कहीं लोगों की नजरों के अंदर कोई काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसा हम सब लोगों का भी इमेज बने। वरना सब लोग, बड़ी दिक्कत है सभापति महोदय, जो हमने देखा कितना कितना नुकसान हुआ, 5-5, 7-7 लाख रुपए का सामान का नुकसान हो गया। और नो डाउट गवर्नमेंट की उतनी ही सीमाएं हैं, 2-3 हजार रुपया गवर्नमेंट देकर के उनको आ रही है, वो नाराज भी हो रहे हैं। हम उनको, जो शौरी जी ने कहा, हमने ऑफिसर्स को कहा भैया जहां डोजर चाहिए, जहां बुलडोजर चाहिए, जहां जेसीबी से भी नहीं चलेगा, 3 घरों के अंदर पानी घुस गया और तीनों परिवार गांव के अंदर किसी के घर में रह रहे हैं, 20 दिन से वो वहां है। वो कहते जी डोजर है ही नहीं है, डीजल डलवाने को पैसे नहीं है, और ठेकेदारों से मांग रहे हैं, तो ठेकेदार कहते हैं हमारा 400 करोड़ रुपया तो पीडब्ल्यूडी का देना, इन्होंने 300 करोड़ रुपया आईपीएच का देना, हमने तो जेसीबी लगाने नहीं, पुराना पैसा दिला दो, जेसीबी ले जाओ। तो हम लोगों ने खुद डीजल पेट्रोल, जैसा जयराम ठाकुर जी ने कहा कि 40 जेसीबी पोकलैंड ने लोगों के अपने व्यवहार से लगाई और उनको डीजल पेट्रोल डलवाया, कुछ ने मुफ्त में भी दिया। तो ये विक्रमादित्य जी, ये सारी चीजों को आप लोग पीडब्ल्यूडी के अंदर बातचीत करें, तो उन्ना के अंदर बुलडोजर और डोजर की बड़ी जरूरत है। वरना अगर इस तरह की बाढ़ आई और हमने डीसिल्टिंग नहीं कराई उन खड्डों की, तो उद्योग मंत्री जी अगली बार छोटी सी आई हुई खड्ड भी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। तो मैं तो कहता हूं उससे पैसा आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, पैसा तो पहले ही नहीं है, रेत बजरी लोगों को मिलेगी, उसमें कंट्रोल करके कोई अच्छा ऑफिसर बैठा के जिम्मेवारी लगा के तो हम लोग उसको कर सकते हैं। इतना मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग इन कामों के प्रति गवर्नमेंट सिंसियरली काम करे और कोई ऐसे रूल बनाए। हम आप लोगों के साथ हैं, जो अच्छा काम आप लोग करेंगे तो विपक्ष भी आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन आप सब लोग इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात ना करें। और पेड़ों के कटान की जो मैंने बातचीत की है, बहुत बड़े लेवल पे मुकेश जी हमारे बनगढ़ का जंगल पूरा काट दिया लोगों ने, पूरे का पूरा। मैंने पिछली बार भी बोला था, ठेकेदारों को पहले ये कहा गया कि तेरे पास परमिट है, हमारी गाड़ी तो लोग पकड़ लेंगे, तो पहले हमारा सामान ढो इस परमिट पे, तब तेरा परमिट वाला जाने देंगे हम लोग सामान। उस ठेकेदार ने कहा जी आप तो मेरे को अंदर करा देंगे, तो मेरी लकड़ी है ही नहीं है जो आपने काटी। उन्होंने कहा जी हमारी गारंटी है, ये हमारी चिंता है, आपको पकड़ने नहीं देंगे, लेकिन आपकी गाड़ियों में हमारा सामान जाएगा। तो उसने बेचारे ने थोड़ा अपना ऑफिशियल सामान
जो काटा हुआ था ओरिजिनल सामान, बाकी उनका अवैध सामान, तब जाकर के उसने जान छुड़ाई बेचारे ने, ठेकेदार ने वहां पर जाकर के। यानी उन्ना से 10 किलोमीटर के पास अवैध कटान इतना हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। उस एरिया के गार्ड की जिम्मेवारी हो, उस एरिया के आरओ की जिम्मेवारी हो, वहां के डीएफओ की जिम्मेवारी हो। ट्रकों के ट्रक पकड़े जा रहे हैं जो अवैध लकड़ी के आते हैं, और गगरेट और कालिया जी ने भी देखा होगा, कालिया जी के जो इधर से निकलते हैं देरा साइड से या फिर बंगाना साइड से, इन एरिया से, मुबारक एरिया में 20-20, 25-25 ट्रक पकड़े जाते हैं। रोज फोटो आती है अखबार के अंदर। और जो फैक्ट्री वाला होशियारपुर वाला हो तो कहता है जी 100 ट्रक रोज आता है अवैध। मेरे पास अवैध है क्या वैध है, मैंने क्या लेना इससे, मेरे को तो लकड़ी दे जाते हैं और मैं ले लेता हूं उनसे। अब इतनी लकड़ियां काट करके हम लोग अगर वो मनाएंगे वन महोत्सव, तो उस वन महोत्सव का क्या फायदा है? 50-100 साल वाला पेड़ काट दिया, और इतना का पेड़ लगा करके हम तालियां बजा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं और बड़ा प्रेशर से पानी डाल रहे हैं। ऐसे बड़ा बड़ा उसकी फोटो हो रही है, तौलिए से हाथ धो रहे हैं, उससे क्या होना? उससे साबुन देते हमें, मैं कहा छाड़ा साबुन आई तो हाथ ही नहीं लाया, बूटा था तुसी लाता गार्डन है, मेरे कहा हाथों आई जाना। बड़े साबुन लेकर के खड़े होते हैं, चिट्टा तौलिया लेके खड़े होते हैं। मैं कहा पेड़ ही इतना करे तो दब जाएगा सिल्ट के अंदर ही। हम ड्रामा कर रहे हैं, 21 करोड़ रुपए हर साल ही खर्ची जा रहे बूटे लगाने पे। कोई लगा पठानिया साहब बूटा इनका लगाया हुआ लगा। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, एबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जंगल है वो हम काट रहे हैं और बाकी 20 करोड़ रुपया हम लोग प्लांटेशन में लगा रहे हैं। मैंने तो बोला मुख्यमंत्रियों के किए हुए प्लांटेशन की ही एक बार इंक्वायरी करा लो, दर्शन करा दो उनको ले जाकर के, ये तुमने लगाए थे, हम तो तुम्हारे भी नहीं बचा पाए, तो बाकियों के कहां बचाएंगे? हमारे मुखियाओं के लगाए हुए पेड़ों की रखवाली करने वाला कोई नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कोई रखवाली करने वाला नहीं है। दुख होता है कई बार कि हम लोग कर क्या रहे हैं, और इतनी बड़ी डिस्कशन लगी हुई है, अधिकारी कोई है ही नहीं है, 2-4 बेचारे मित्र साढ़े बैठे हुए। अब इन्होंने क्या लिखना, लिखे भी नहीं करते, कॉपी पेंसिल भी है नहीं, मैंने लगता है इनको। अब देखो हमने इतने बढ़िया सुझाव दिया, आपने लिखे नहीं, दोबारा पता नहीं हमें याद आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों जी? कोई नहीं पूछ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी है नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वो चले गए हुए हैं। रिकॉर्ड में आ रहा है सब कुछ। अच्छा आ रहा है। मोया ने पढ़ना रिकॉर्ड है, किसने देखना रिकॉर्ड है? मोया पूछा करता है ना रिकॉर्डर। मैं कई बार सोचता हूँ रिकॉर्ड के लिए क्यों लड़ी जा रहे हो, जो बोल दिया बोल दिया, वो ही जनता के पास है। किताबें कौन पढ़ी, तुमने कितनी पढ़ी 15 सालों में, बताओ मेरे को। गए कभी लाइब्रेरी के अंदर? ठीक है रिकॉर्ड है हमारा, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। आने वाली जनरेशन पढ़ेगी कि शक्ति जी ने क्या बोला। आने वाली जनरेशन पढ़ेगी जो जहां आना नहीं चाहती है। ये तो हम आप लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बोलो चुनाव लड़ना, कहते तो मुबारक पापा, जाओ आप लोग जाओ। कुछ नहीं है, जो हमने अपनी इमेज बना ली है ना, उसके कारण कोई स्थिति में नहीं आना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ऐसा खरी हो जानी रिसर्च हो तो उसके, चलो मेरा मजाक का विषय नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और हमारे बहुत से अच्छे उदाहरण भी हमारे लोग देते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और इसका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सर्च भी होती है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, बार बार एक ही निवेदन है कि काम ठीक ढंग से होना चाहिए। हमारा हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे शांत प्रदेश है, वीरों की भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है, और उसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कुल मिलाकर के आज भी डेट में कह सकते हैं ईमानदार लोगों की भूमि है। आज की डेट में हमारे पड़ोस में बहुत राज्य है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां क्या क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। हम लोगों की प्रशंसा की जाती है प्लेन में कि आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, हमारी प्रशंसा की जाती है कि आपने उन पहाड़ों के ऊपर पोल लगा दिए जिन पहाड़ों के ऊपर हमारा आदमी नहीं जा सकता है। हमारे आपकी रात के अंधेरे में लाइट कनौर में ऐसी जगह दिखती है। पंजाब के लोग बोलते हैं हमें, हमारे रिश्तेदार, और साथ में जो बोलते हैं आपने वहां पानी पहुंचा दिया जहां पानी हम सोच ही नहीं सकते हैं। जो हमारे कर्मचारियों की मेहनत है, जो हमारी गवर्नमेंट्स की कमिटमेंट है, ये हमारे प्रदेश के अंदर जो दो दलीय प्रणाली है, शायद उनके दोनों के कंपटीशन का ये परिणाम है कि अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम नहीं आएंगे। उसके कारण उस चीज को हम लोग आगे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। अब सारे लोग पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इन 2 नंबर के काम करने वाले लोगों से हम लोग किनारा करें तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो चाहे अवैध कटान वाले हैं, इलीगल माइनिंग वाले हैं, गलत जगह मकान बनाने वाले हैं, गलत जगह कॉलोनियां बनाने वाले लोग हैं, गलत जगह के ऊपर हम सब लोग अगर प्रतिबंध लगाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि हम लोग अपने इस प्रोफेशन में जिसमें हम लोग हैं, प्रोफेशन कह लो, सेवा कह लो, सोशल सर्विस कह लो, इसको हम सब लोग गौरव प्रदान कर सकते हैं। जी हम आप सब के हाथ के अंदर है। इतना निवेदन करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि आप सब लोग ठीक दिशा के अंदर चले,
ताकि हिमाचल प्रदेश को बचाया जा सके, हिमाचल Thank you. प्रदेश को Thank आगे you. बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।